मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आपका रुख करते हुए, क्या जो लगातार अभी भी यूएन के अंदर में बातचीत, अमेरिका अपना बचाव इस हमले को लेकर के करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमने ये हमला क्यों किया, इसको लेकर के यूएन के मंच पर ये बात रखी जा रही है। बड़ा सवाल कि ईरान को सिर्फ उकसाया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है कि अगर आप इजराइल छोड़ अमेरिका पे एक भी या उसके एक भी जहाज को निशाना बनाते हैं तो इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा, उसके बाद जो है अमेरिका छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल किरण, धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ईरान के पास अभी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। अमेरिका क्या चाह रहा है? देखिए, अमेरिका, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का एयर स्ट्राइक जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। इतना आसान नहीं है कि आप जाकर के, और ये सिर्फ इस बात पे कि वहां पर एटॉमिक एनर्जी का डेवलपमेंट हो रहा है और यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है तो आप जाकर के इस प्रकार से हमला कर दें। लेकिन बात जो सोचने की है, वो अमेरिका किसी कीमत पे नहीं चाह रहा है कि चाहेगा कि ईरान जो है वो एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाए, पहली बात। और वो न केवल अमेरिका, विश्व में एक दो देशों को छोड़ के, इनफैक्ट कोई भी देश विश्व में नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु कैपेबिलिटी आए। तो ये वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईरान के जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से एक सिंपल और स्ट्रेट ऑप्शन ये था कि वो इजराइल के ऊपर अपनी स्ट्राइक्स को बढ़ा दे, इंटेंसिटी में भी और क्वालिटी में भी। और वही वो कर रहे हैं कि वो इजराइल के ऊपर रिलेंटलेसली वो स्ट्राइक कर रहे हैं। इस वजह से इजराइल जो है वो लगातार उनके ऊपर फायर कर रहा है। अब जो यूएनएससी में, एक मिनट किरण, जो यूएनएससी में हुआ है उससे हमें ये साफ पता पड़ना चाहिए कि कैसे कुछ देश जो पहले कुछ और बात कर रहे थे वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान, उन्होंने अभी जाकर के वहां उस प्रस्ताव की निंदा करी है, यूएनएससी में अटैक की निंदा करी है। तो मेरा मानना है कि कल हम यही बात कर रहे थे कि उसको वहां पर किसी भी प्रकार से पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी ईरान का साथ ना देने के लिए। हालांकि वो साथ नहीं देगा, लेकिन फिर भी अब देखिए किस प्रकार से कराची में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका का जहां तक सवाल है, देखिए, लेकिन उनके पास सर, वो नहीं, आप ही से सर ये सवाल है, लेकिन वो अमेरिका से भी तो पंगा नहीं ले सकता ना पाकिस्तान। ईरान से अगर वो जी जो बात आप कह रहे हैं, तो अमेरिका भी तो उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान तो फिर भी वो बर्दाश्त कर ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो पूरा का पूरा जो सिस्टम था, वो सिस्टम इसीलिए था, उसको क्यों मुनीर साहब को 7 दिन के लिए वहां पर अमेरिका में ला करके बैठाया गया था, ये बात हम कर चुके हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका से पंगा वो नहीं लेगा, लेकिन अमेरिका की इजाजत से अपने डोमेस्टिक क्राउड को पैसिफाई करने के लिए और इस्लामिक उम्मा को मैं अपना जो है फेस बचाए रखने के लिए वो करेंगे। लेकिन वो बोलेंगे वही जो अमेरिका उसको अलाउ कर दिया कि अच्छा चलो 2 स्टेटमेंट ऐसे दो, 2 स्टेटमेंट वैसे दे दो। किरण, ये मेरा मानना है। अब जहां तक सवाल अमेरिका का है, वो लगातार दबाव बढ़ाएगा ईरान के ऊपर, और ईरान को करना पड़ेगा वहां पर उनको, मेरे को लगता है कि उनको इवेंचुअली डील में एंटर करना पड़ेगा अगर उनको कोई बाहरी मदद नहीं मिलती है। एक सबसे बड़ा हथियार जो ईरान के पास, जो मेरे को आज नजर आ रहा है, वो ये है कि वो किसी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने का अर्थ है, किरण, देखिए, वो एक वहां से विश्व की 20-25% जो एनर्जी है वो वहां से निकलती है, वो ट्रेवल करती है, और उसको बंद करने से व्यापक तौर पे पूरे विश्व में उसका असर पड़ेगा। आर्थिक रूप से उसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। तो जी, तो ऐसा करेगा सर अनु सर? हम आपके पास लौटेंगे सर। हमारे साथ यहाँ पर शिवदान सर भी जुड़े हुए हैं। शिवदान सर, क्या ऐसा करेगा? क्योंकि देखिए, अब तक तो प्रस्ताव है वो पेश कर दिया गया है, सिर्फ एक अंतिम ऑर्डर का इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि हॉर्मुज को जो है वो बंद कर दिया जाए। ऐसे में क्या करेगा? क्योंकि चाइना होने नहीं देगा, चाइना को बहुत बड़ा लॉस है, और चाइना को हम जानते हैं कि उसका बेनिफिट ना हो तो वो किसी का साथ ना दे। ऐसे में अमेरिका के अधिकारी की तरफ से भी ये बयान आ गया है कि अगर ऐसा करता है ईरान, तो कहीं ना कहीं अपने पैर पर वो कुल्हाड़ी मारेगा, या फिर ये कहिएगा कि कुल्हाड़ी पर वो अपना पैर दे मारेगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व का पूरा जो व्यापार है, पूरा ऑयल का जो मोस्टली जो ऑयल है वो इसी रास्ते से गुजरता है। तो इससे यदि ये कदम ईरान 1% उठाता भी है तो इससे विश्व में बहुत बड़े क्राइसिस होने की उम्मीद है, क्योंकि ऑयल जो नहीं पहुंचेगा विश्व में, तो आपको पता है कि हर चीज के पीछे आजकल ऑयल के प्राइस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पूरे विश्व में काफी इससे हलचल मचेगी।
और इसी को देखते हुए अमेरिका अनपॉपुलर नहीं होना चाहेगा विश्व में, वो ईरान को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करने देगा। और इसको देखते, इसकी क्रिटिकलिटी को देखते हुए कि कितना क्रिटिकल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड के लिए, ईरान शायद इस कदम को ना उठा पाए। हालांकि उसने धमकी दे दी है, उसने अमेरिका को डराने के लिए काम कर दिया है, विश्व को डराने के लिए काम कर दिया है, जिससे पूरा विश्व अमेरिका को दबाव डाले और वो इस लड़ाई के बीच में ना आए। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत बहुत असर करने वाली चीज है। इससे चीन भी नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन का भी मोस्टली ऑयल इसी से गुजरता है। तो इसलिए ये कदम ईरान का शायद सक्सेसफुल ना हो पाए। बाकी ईरान की जो एक्टिविटीज हैं, जैसे उसके अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस हैं ईरान के आसपास, जॉर्डन है, सीरिया है, यूएई है, इन मिलिट्री बेसिस में हो सकता है ईरान इजराइल की तरह ही वहां पर भी हमले करे अमेरिकन बेसिस के ऊपर। तो ये ईरान कदम उठा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है सर, क्योंकि अगर इतना बड़ा कदम ईरान उठा लेता है कि अमेरिका के मेनलैंड पे वो बमबारी कर दे या मिसाइल फेंक दे, तो उसके बाद तो उसका बचना लगभग एक नामुमकिन सा है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से वेपन, एक पूरा जखीरा उसके पास में, और उससे लड़ पाना तो संभव ही नहीं है ईरान के लिए। देखिए, मैं मानता हूं, पर वो सिंबॉलिकली क्या करेगा, क्योंकि वहां पर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का शासन है ईरान में, और इस तरह के शासक जो हैं वो परिणाम के बारे में विचार ज्यादा नहीं करते हैं। वो बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका के बेसिस पर हमला करना बहुत डेंजरस होगा। नहीं तो सर, अब तक क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए, कल से लेकर के अब तक में इजराइल पर लगातार आप बम फेंक रहे हो, आप अमेरिका की तरफ उसकी दिशा घुमा देते, उसका मुंह कर देते। देखिए, मैं एक लीस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। हाँ। कि यदि ज्यादा अमेरिका ने दबाव डाला ईरान के ऊपर, तो हो सकता है कि अपना फेस सेविंग के लिए इन बेसिस पर भी हमला करे अमेरिका और ईरान जी। बट ये भी एक उसका लास्ट ऑप्शन होगा, मगर ये ऑप्शन है और अमेरिका इस ऑप्शन को जानता है कि ईरान इस तरह के ऑप्शन अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि ईरान में कोई डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है या कोई प्रॉपर और सरकार नहीं। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में ये कुछ भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, इसलिए ये एक कदम के बारे में विचार किया जा सकता है। और वो तब होगा जब करो और मरो वाली स्थिति होगी, कि अगर हमने हमला नहीं किया तो अब तो फिर हम मरे ही, और अगर करते हैं तब भी मरने के चांसेस ज्यादा ही रहेंगे। करो और मरो वाली स्थिति में ही तो ईरान पहुंच चुका है। अदरवाइज उसको पता था कि इजराइल के साथ अमेरिका है, तो उसे क्यों इस तरह के हमले करने थे। मगर फिर भी उसने हमास और हिजबुल्लाह को जब उसने सपोर्ट किया था, तो उस वक्त भी अमेरिका ने काफी वार्निंग दी थी कि इस तरह की हरकतें मत करो, मगर वो फिर भी मान नहीं रहा था। और इनको क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि ईरान में जो फंडामेंटलिस्ट सरकार है, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट सरकार, उसने ये आतंकवादी गुट उसी तरह तैयार किए जैसे पाकिस्तान ने गुट तैयार किए हुए हैं, जिससे कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। अब पाकिस्तान के जो ग्रुप हैं, ये जितने भी ग्रुप हैं आतंकवाद के पाकिस्तान में, ये सब के सब अपने नेबरिंग कंट्रीज में, जैसे अफगानिस्तान है या भारत है, इनमें अपना प्रभाव जमाने के लिए, या बांग्लादेश में शुरू हो गया पाकिस्तान, उसने बांग्लादेश की जो सरकार का जो बदली है शेख हसीना की सरकार, उसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ है, उसके रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के द्वारा ही ये सरकार बदली गई है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की तरह ही ईरान भी पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है इन ग्रुपों के द्वारा। अदरवाइज क्या जरूरत थी हमास को तैयार करने की, हिजबुल्लाह को तैयार करने की, हूती को तैयार करने की? ये सब केवल इसलिए है कि नेबरिंग कंट्रीज को, जो मिडिल ईस्ट के, उनको ये दबाव दिखा के रखता है ईरान कि मेरे पास ये शक्तियां हैं। और ईरान जो कि शिया सपोर्टेड है, शिया फॉलोअर है, बाकी सुन्नी है, उनको सबको दिखा रखा है कि मैं आप लोगों से दबने वाला नहीं हूं। तो इस तरह से ईरान में फंडामेंटल सरकार है, वो अपना इमेज के लिए कुछ भी कर सकती है। जी। कर्नल कुणाल, आपके पास आते हुए इस बात को, क्योंकि देखिए इस बात का जिक्र जो है शिवदान सर लगातार कर रहे हैं कि जो होर्मुज ये जो है जलडमरू मध्य, उसको बंद करने की बात, और कहीं ना कहीं इसकी एक धमकी जो है वो दे चुका है, क्योंकि देखिए अब तो ईरान की ये स्थिति है कि कुछ ना करेगा तो भी मरेगा, और अमेरिका पर अगर हमला करने वाली स्थिति आ जाती है तो उसमें उसका मरना तो लगभग तय है, क्योंकि अमेरिका छोड़ेगा नहीं, और अमेरिका जो है प्रोवोक करने वाली नीति को हमेशा से अपनाता रहा है। हम अगर इतिहास को भी उठा करके देख लें, ऐसे में ये जो होर्मुज है उसको बंद करने की बात जो करते हैं, तो क्या ये प्रेशर दे करके यूएन के ऊपर में, चाइना के ऊपर में, रशिया के ऊपर में, क्योंकि देखिए सभी देश प्रभावित होंगे इससे, तो क्या अब ये प्रेशर देकर के कहा जाएगा
अगर आप अमेरिका से बात नहीं करेंगे, अगर आप इजराइल से बात नहीं करेंगे, उनको नहीं समझाएंगे, ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो मरने वाली स्थिति है ही। हम ऐसे ना वैसे हम कुछ भी करें तो शायद हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो हम यही पॉलिटिक्स लेकर के चलेंगे, कूटनीति लेकर के चलेंगे। हार्मुज स्ट्रेट बंद करना इतना इजी नहीं है, और ना कि वो कर पाएगा। जैसे हमारा न्यूक्लियर अटैक होगा, दुनिया में कहीं न्यूक्लियर अटैक होगा, 70-80 साल न्यूक्लियर बम हिरोशिमा नागासाकी के बाद हुआ है, किसी ने कोई बम नहीं गिरा है। तो इट इज समथिंग लाइक थ्रेट ओनली। और ईरान ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया है, और सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका पूछता ही नहीं है। मतलब अमेरिका इज नॉट बॉदर्ड अबाउट यूनाइटेड नेशंस। वहां पे चारों कंट्री, बाकी जो चारों कंट्री है, चाइना, फ्रांस, यूके एंड रशिया, उन्होंने बोला है ये यूएसए ठीक नहीं किया है, लेकिन फिर भी यूएसए केयर ए डैम, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया जो भी बोले, हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे, ये तो उसका नीति है। सो और हमने पता चला है 7 एयरक्राफ्ट B-2 एयरक्राफ्ट यूएसए से टेक ऑफ किया। ये कोई 15-18 जो अमेरिकन बेसेस है गल्फ में, वहां से नहीं आया। B-2 एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम यूएसए विथ 13,600 kg लोड, और टोटल अभी बोल रहा था, CNN में देखा, वहां पे 12 बॉम्ब वो GBU-57 वो गिराया है। 12 काफी नंबर है। एक में ही वो बोलता है 60 से 100 मीटर डेप्थ वो कंक्रीट बंकर तोड़ सकता है। 12 लगाया है। एंड मेन प्रॉब्लम ये है, जे पाकिस्तान का पॉइंट जो अभी डिस्कस हो रहा था, पाकिस्तान का गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान का पीपल, ये दोनों डिफरेंट है। पाकिस्तान का पीपल सभी ने एंटी अमेरिकन है। मतलब ये हम सोच रहा है, आसिफ मुनीर गया है, लंच खाया है, इसमें पाकिस्तान का जनता इज नॉट हैप्पी, क्योंकि पाकिस्तान का वो एजिटेशन हो रहा है, कराची में है, सिंध में है। ये एंटी अमेरिकन, ये जो बम गिराया है ईरान में, उसमें पाकिस्तान का जनता खुश नहीं है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल में जो एडिशनल मेंबर है, वो पाकिस्तान अभी सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर है। वो भी ये अमेरिकन जो अटैक हुआ है उसके ऊपर निंदा प्रस्ताव को समर्थन किया है। सो पाकिस्तान सर कभी क्या होगा, सर अमेरिका क्या के होगा? साथी है, आप कह लेकिन रहे हैं कि देखिए यूएन, हम सब भी जानते हैं, आप भी कह रहे कि बेईमानी है एक तरह से। यूएन में अगर कोई भी देश कुछ भी कह दे, अमेरिका इस बात को मानेगा नहीं, उसको तो जो करना है वो करेगा। तो ये जो निंदा प्रस्ताव है, उस पर साइन करने से, उस पर अपनी सहमति जता देने से, पाकिस्तान के अवाम के नहीं मानने से, या ये हम कहें कि देखिए खुद अमेरिका में भी विरोध हो रहा है कि आपने ईरान के ऊपर में ये हमला क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था, क्या कोई असर पड़ेगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर कि हाँ मैंने कुछ गलती कर दी, नहीं होना चाहिए, और जो हमने कहा कि शक्ति से ही शांति की स्थापना होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है? नहीं, हमने सभी को मालूम है, ट्रंप को विश्वास नहीं कर सकता है कोई भी। इंडिया ने इतने बार मोदी जी का साथ हमने सुना था, बहुत दोस्ती है, लेकिन ट्रंप का डायलॉग और बातचीत, वो नाउ इंडिया कैन नॉट डिपेंड ऑन अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो बाकी बांग्लादेश में भी बोला है, हमने देखा है, वो कुछ भी बोल सकता है। कभी 2 दिन पहले, ये अटैक होने का 2 दिन पहले बोला था, इजराइल इज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग एंड दे आर इनकॉम्पिटेंट। नेक्स्ट डे उसने ये बॉम्ब गिराया और नेतन्याहू ट्रंप को बहुत शाबाशी दिया है। सो वी कैन नॉट ट्रस्ट ट्रंप, ये तो एकदम सही है। और हमने देखा है, वो इराक लड़ाई में भी बोला था, जब फ्रांस ने बोला था कि हम वीटो देंगे इराक को अटैक करने का, उसमें बोला है आई डोंट केयर यूनाइटेड नेशंस। वो जॉर्ज बुश ने किया था, ये ट्रंप नहीं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो पॉटस बोलते हैं,
वो अपना ही दिमाग से चलता है। यूनाइटेड नेशंस को कोई केयर ही नहीं करता है। तो नेटो में भी वही हाल है। नेटो ने अभी ट्रम्प ने बोला है हम नेटो छोड़ देंगे, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर हम नहीं देंगे। नेटो का बाकी जो कंट्रीज है वो अपना अपना पैसा डाले। और अभी मैं सुन रहा था जो स्पेन बोला है हमने 5% के जगह सिर्फ 2% ही पैसा देंगे। मतलब जीडीपी का 2% इज ओनली दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन नेटो। लेकिन अमेरिका बोला है नहीं, सभी देश का उतना 5% देना पड़ेगा। तो इसमें नेटो में भी ऑलरेडी एक विवाद शुरू हो चुका है। अब मेरे को लग रहा है नेटो चलेगा क्या नहीं। और ये सभी चीज में आप एक नजर रखिए, फ्रांस यहां से नाक नहीं है, कहीं भी फ्रांस का कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के फ्रांस ने बोला है ये अमेरिका गलत काम किया है। अदरवाइज फ्रांस का एकदम आइसोलेटेड है ये झगड़ा में। इसका मतलब नेटो का नहीं, लेकिन कहा भी अगर कुछ गया G7 की बैठक में हमने देखा कुछ कहते हैं इमैनुअल मैक्रो और उसके बाद नाराजगी जाहिर कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप और बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। वैसे उसके पीछे बहुत सारी वजह होगी, लेकिन एक वजह यह भी निकल करके जो है वो सामने आ रही थी। ऐसे में हम आपके पास वापस लौटेंगे कर्नल कुणाल, और आपके पास भी शिवदान सर। और सीधे हम देखें एक बड़ी बात यहाँ पर बताएं कि किस तरह से देखें यूएनएससी की जो बैठक है, क्योंकि देखिए इसको लेकर के लगातार बात हो रही है कि क्या ये बैठक से वाकई कोई महत्वपूर्ण जो है चीज निकल करके सामने आएगी, क्या शांति स्थापित हो पाएगी, या फिर ये बैठक बेईमानी है। तो देखिए इसको लेकर के जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान भड़क गया है। ईरान पर हमले अचानक नहीं हुए, अमेरिका और यूरोप देशों की भागीदारी का ये पूरा नतीजा है। इजराइल और अमेरिका ने कूटनीति नष्ट की है। और देखिए अमेरिका का आरोप निराधार है, यहाँ पर एक बार फिर से ये बात कही गई है। और देखिए परमाणु गैर संधि को राजनीतिक हथियार में बदला, आक्रामकता और गैर कानूनी कार्रवाई के रूप में इस्तेमाल किया, जो कि ईरान के सर्वोच्च हितों के को जो है वो खतरे में डालता है। ये तमाम बातें जो है ईरान ने यूएनएससी की बैठक के दौरान जो है वो कही। देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये यूएनएससी की बैठक बहुत ही आपातकालीन ये विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया। ऐसा लग रहा था कि 48 घंटे एक क्रूशियल है कि इसको लेकर के कुछ ना कुछ निकल करके सामने आएगा। और देखिए एक बार फिर से हम बता दें, फिर हम मेहमानों का रुख करेंगे कि ईरान ने क्या कुछ कहा। ईरान ने ये कहा है कि अचानक से ये जो हमला है वो नहीं हुआ, अमेरिका और यूरोपीय देशों की भागीदारी का नतीजा है ये सब कुछ। और इजराइल और अमेरिका ने जो है वो कूटनीति जो है वो नष्ट की है और अमेरिका के आरोप निराधार हैं। ये तमाम बातें कहते हुए दिखाई दिए हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर है। और सीधे हम रुक कर लेते हैं अनुज सर का। अनुज सर देखिए, हम यूएनएससी की बैठक की बात कर रहे थे, लग रहा था कि 48 आवर्स बहुत क्रूशियल है, कुछ निकल करके जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन इस बात का जिक्र जो है वो देखिए यहाँ पर कर्नल कुणाल भी कह रहे हैं, शिवदान सर भी कह रहे हैं कि जस्ट बेमाने हैं, इसका कोई अर्थ जो है वो नहीं निकलेगा। ईरान अपनी बात को तो रख रहा है, लग रहा है कि यूएनएससी की बैठक से कुछ निकल करके सामने आने वाला है। यूएनएससी, मैं आपको एक बात बताऊं, यूनाइटेड नेशंस, आप पूरा इतिहास देख लें 1945 से लेके आज तक का, यूनाइटेड नेशंस कहां पर कुछ कर पाया है। यूनाइटेड नेशंस गाजा में क्या कर पाया, यूनाइटेड नेशंस यूक्रेन में क्या कर पाया, यूनाइटेड नेशंस किसी भी जगह कोई काम मुझे नहीं लगता कोई पीस और ट्रैंक्विलिटी को एस्टेब्लिश करने में सक्षम रहा है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे नहीं लगता वो सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं किरण कि आप रेस्ट्रेंट करिए, आप ये करिए, आप वो करिए। ये जो जो समस्या है, उस समस्या का समाधान तो अमेरिका और ईरान और इजराइल इन्हीं को निकालना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कि यूएनएससी कुछ इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगी कोई। तो पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूं, देखिए जो ईरान ने क्या कहा है यूएनएससी में जाकर के, वो ईरान ने कहा है कि ये अमेरिका का हमला ठीक नहीं था। वहां पर जब बात हुई है, तो जब रूस ने और चीन ने इनके ऊपर कुछ करने का प्रयास किया, तो उन्होंने रशिया का बता दिया कि भाई आप भी तो 3 साल से एग्रेसर बने हुए हैं यूक्रेन में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत जबरदस्त इस प्रकार का सिस्टम है। जब तक कि इसका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यूनाइटेड नेशंस में नहीं होंगे, उसमें और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके स्कोप को जब तक बढ़ाया नहीं जाएगा, कुछ और मेंबर्स को या तो वीटो पावर और नहीं दी जाएगी, तब तक मुझे नहीं लगता इसका कुछ होने वाला है। इसको दूसरी बात यानी कुछ एक बदलाव की जरूरत है, उसी के बाद बिल्कुल उसके बाद ये स्ट्रांग हो पाएगा। जी, रिफॉर्म्स यूनाइटेड नेशंस में
जी शिवदान सर, आप बताइएगा सर, यूएनएससी को लेकर के जो हम लगातार इसको लेकर के बात कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले विश्व युद्ध के बाद में लीग ऑफ नेशन नाम की एक संस्था बनाई गई थी जो यूएनओ की तरह ही थी, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। तो उसके बाद वो लीग ऑफ नेशन विश्व युद्ध को नहीं रोक सकी और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद लीग ऑफ नेशन को मतलब खत्म कर दिया गया और यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ। इसी प्रकार से जिस प्रकार से लीग ऑफ नेशन को फेल किया गया था और खत्म किया गया था, वही कंडीशंस यूनाइटेड नेशंस की बन रही हैं। और या तो इसमें बड़े बदलाव किए जाने चाहिए जिससे कि इसका नया स्वरूप बने, या नई संस्था का गठन होना चाहिए और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से विश्व में शांति स्थापित कर सके। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये महाशक्तियां जो 5 जिनके पास वीटो की पावर है, ये गलत वीटो की पावर इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण से वो जो प्रस्ताव है वो पास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से इसको एडजस्ट पूरा विचार करके इसको नई गठन करना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन के लिए भी वही टाइम आ गया जो लीग ऑफ नेशन के लिए था। जिस प्रकार लीग ऑफ नेशन को खत्म किया गया था, उसी प्रकार से या तो यूनाइटेड नेशन को खत्म करना पड़ेगा और नई संस्था बनानी पड़ेगी, या इसी का ओवरऑल करना पड़ेगा जिससे कि ये प्रभावशाली बन सके। क्योंकि जैसा भी जनरल साहब बता रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस कहीं भी प्रभावशाली नहीं रहा है। आज तक किसी भी युद्ध को रोकने में यूनाइटेड नेशन सफल नहीं हुआ है। कोई भी किस्म का जहां तो या तो बदलाव हो या तो खत्म हो। अनुज सर कह रहे हैं बदलाव हो जाए तो हो जाएगा, शिवदान सर ये कहते हैं कि एक तरह से इसको खत्म करके कुछ और जो है वो आना चाहिए जो स्ट्रांग है। अनुज सर आप कुछ कहना चाहिए? जल्दी से सर अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद कि यूनाइटेड नेशंस युद्धों में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कई और क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो पॉवर्टी एलिविएशन का हो, चाहे वो अफ्रीका में कुछ और काम हो। तो मेरा ये मानना है कि यूनाइटेड नेशंस को बंद करने का समय नहीं है, यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म्स करने का जरूरत समय है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों में बहुत जबरदस्त रिफॉर्म करने की आवश्यकता है और उनके पास कोई टूथ जाना चाहिए जिससे कि वो उसकी चीज को इंप्लीमेंट करने की उनके पास शक्ति हो। जस्ट 2-3 अफ्रीकन कंट्रीज में, 10-12 अफ्रीकन कंट्रीज में पीस कीपिंग फोर्स भेज देना, ये मैंडेट जो यूनाइटेड नेशंस का मुझे लगता नहीं है। जी कर्नल शिवदान सर बहुत जल्दी से सर रखिएगा, बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करेंगे, लेकिन आप अपनी बात को रख लीजिए सर। यूनाइटेड नेशंस में बदलाव की जरूरत है। मैंने ये कहा बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है जी, खत्म नहीं करना, बदलाव की। ये बताना चाहता हूं कि पार्शियलिटी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए 2 कमेटियों के लिए उसको चेयरमैन बना दिया गया है। क्या ये यूनाइटेड नेशन का एक्शन सही है? अभी देखिए तालिबान को एक्शन कमेटी के ऊपर पाकिस्तान को उसका चेयरमैन बनाया गया है। क्या पाकिस्तान ने किसमें निष्पक्ष रूप से पाकिस्तान एक्शन कर पाएगा? इसके अलावा यूएनएससी की वर्किंग 2 ग्रुपों का को चेयरमैन बनाया गया पाकिस्तान को टेररिज्म के ऊपर। क्या ये क्या पार्शियलिटी नहीं यूनाइटेड नेशंस की? इसलिए मैं कहता हूं यूनाइटेड नेशंस में बदलाव की जरूरत है। जी बिल्कुल, हम लौटेंगे आप लोगों के पास। हमारे साथ हमारे पैनल में एक और खास मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं, अजय पत्रकार जी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे हम बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त ईरान इजरायली युद्ध की वजह से देखिए तेल का एक संकट जो है वो गहरा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दे दी है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा होने की आशंका है। और देखिए अगर युद्ध ने एक विकराल रूप धारण कर लिया, हालात बिगड़ सकते हैं, तो भारत में हर दिन 5.5 मिलियन यानी कि 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की ये खपत है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। And out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks, and we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant.
तो हरदीप सिंह पुरी उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि किस तरह से जो है मुश्किलें सामने आ सकती हैं और किस तरह से एक अलग रास्ता अख्तियार करने की जरूरत है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर ले। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले ईरानी विदेश मंत्री। अमेरिकी हमले पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा। और वहीं देखिए कि जंग के बीच रूस ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है, बड़े नुकसान को तैयार रहे अमेरिका। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर अजी जो है विदेश मंत्री है ईरान के और वो पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए, और मिलने के दौरान सबको पता है, जो जाहिर है कि क्या कुछ बातचीत का दौर जो है वो रहेगा, और वो रहेगा कि युद्ध में समर्थन दीजिए, नहीं तो फिर अमेरिका से किसी तरह की कोई बातचीत हो सकती हो कि इस युद्ध को अगर खत्म किया जा सके। एक अकेला सिर्फ उस पर प्रेशर ना दिया जाए कि वो सरेंडर कर दे। और देखिए ये मुलाकात की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आपको ईरानी विदेश मंत्री और वहीं पर आपको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये मुलाकात का दौर, इन सब के बीच में अमेरिका को कड़ी चेतावनी और कड़ी धमकी जो है ईरान की तरफ से दी गई है कि बड़े नुकसान को तैयार रहे अमेरिका। इस युद्ध ने एक अलग रूप धारण कर लिया है जब से अमेरिका ने परमाणु साइट्स पर हमला किया ईरान के, और उसी के बाद से देखिए ईरान के तरफ से भी चेतावनी भरे शब्द जो है वो आ रहे हैं। मिसाइलों से अटैक इजराइल के ऊपर में किया जा रहा है। और ये रूस में मिलने के लिए पहुंचे हैं वहां के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने के लिए ईरानी विदेश मंत्री। और ये मुलाकात का दौर, बातचीत वही कि किस तरह से इस चीज से निकला जाए, समर्थन कैसे मिले। और चलिए हम एक बार फिर से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। अजय सर, आपके पास आते हुए जिस तरह से देखिए अभी हरदीप सिंह पुरी जी को हमने सुना, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है कि होर्मुज़ को बंद कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए है ये चीजें। ऐसे में क्रूड ऑयल का क्या संकट आने वाले दिनों में गहरा सकता है? ऑप्शंस क्या हो सकते हैं दूसरे रास्ते के? देखिए, होर्मुज़ जलडब्लू मध्य जो है ये निश्चित तौर पर ईरान की बाकायदे उनकी पार्लियामेंट में तय हो गया है, उनके राष्ट्राध्यक्ष ने भी तय कर लिया है कि इसको लगभग बंद कर दिया गया है, और ये बंद हो जाएगा लगभग कम से कम ये 10 दिन रहेगा। अब आया इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इंडिया पे इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, परंतु इंडिया दूसरे और देशों से ले लेगा। इंडिया के पास अभी भी लगभग 10 दिन का स्टॉक है, वैसे हालांकि ये एक हफ्ते का बोल रहे हैं, मगर चूँकि भारत के पास स्टॉक के और भी वो हैं। तीसरी आपको बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इनको रशिया से ज़्यादा तेल मिल जाएगा, ये अपने कच्चे तेल वहाँ से लेते भी, प्रोसेस करते हैं, और भी कंट्रियों से मिल जाएगा। मगर ईरान की चूँकि इकोनॉमी डाउन करनी है अमेरिका को, तो वो जलडब्लू जो है ये तो बंद हो ही गया एक प्रकार से, और भी कई चीज़ें ईरान की बंद होंगी। भारत पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा कि हो सकता है रेट बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी तेल की किल्लत हो सकती, मगर जो उसकी जो है वो प्रॉब्लम 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि भारत ऑलरेडी बात कर रहा है, कल भी बात कर चुका, परसों भी। इसके अलावा आपको बता दें, आज से 5 दिन पहले भी बाकायदे प्रधानमंत्री के गाइडलाइंस पे इस पे बैठक हो गई थी, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। कुछ देशों से कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है, और ये ऑयल की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से भारत। जी सर, आप 1-2 दिन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो बातचीत की है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि कोई भी रास्ता जो अख्तियार करना है वो शांति का ही एक रास्ता हो सकता है। लेकिन ऐसे में अगर, क्योंकि देखिए रशिया से भी बात की थी प्रधानमंत्री ने, लेकिन वो रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया, और मुझे लग रहा है कि भारत इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहता, वो न्यूट्रल रहना चाहता है। अब ऐसे में अगर ये बात सिर्फ इज्जत की आ जाए, एक रिस्पेक्ट की आ जाए, क्योंकि ईरान की तरफ से लड़ाई ही उसी बात को लेकर के हो रही है कि आपने कैसे हमला कर दिया, अब हम चुप नहीं रहेंगे। तो अब जब इसकी बात आती है तो क्या लग रहा है कि ये 1-2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, जिस तरह से यूएन में अपनी तलखी ईरान जो है वो दिखा रहा है? अजय सर, देखिए, ऐसा है कि 1-2 दिन में तो ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। उसकी वजह मैं बता दूं, इजराइल ने ऑयल वाला प्रॉब्लम, हाँ, ये जलडब्लू मध्य वाला, हाँ, ये भी यही मतलब युद्ध नहीं, और ऑयल की प्रॉब्लम भी जो है ये खत्म अभी नहीं होने वाली, क्योंकि भारत आराम से कम 3 हफ्ते तक भी अपनी व्यवस्था कर लेगा। अब आया 3 हफ्ते का टाइम बहुत अधिक होता है, और आपको बता रहे हैं ये ऑयल को आने पहुंचने कॉन्टैक्ट होने, आजकल चूँकि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, डिजिटल ज़माना, बहुत जल्दी सब कॉन्टैक्ट होते हैं, और 3 दिन में हर हाल में जो ऑयल पहुंच जाता है। तमाम कंट्रियां ऑयल देना चाहती है, भारत के स्वयं अपने संबंध बहुत अच्छे हैं, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा है तमाम कंट्रियों से, तो तमाम कंट्रियां इनको तेल ऑयल दे देंगे, ऑयल की बड़ी, मगर ऑयल के रेट बढ़ेंगे, आज से बढ़ना शुरू हो जाएंगे,
और ये ऑयल के जो रेट हैं वो लगभग 2 से 5%, 9-10% तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा। मगर भारत इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा बहुत आराम से, चूँकि ऑयल जो लॉबी, अब भारत वो नहीं रहा, भारत खुद कच्चा तेल लेकर के प्रोसेस भी करने लगा है और भारत काफ़ी हद तक, अब वो बात भी नहीं है। कई कंट्रियां हैं, कई कंट्रियां पहले ओपेक का अपना एक संयुक्त होता, वो रेट डिसाइड करते थे, आज की डेट में पोजीशन नहीं। आज कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता हम पूरी दुनिया को हिला देंगे या हम तेल सप्लाई नहीं देंगे। हाँ, ये ज़रूर है, ईरान से हमारे तेल की सप्लाई अच्छी थी, उस पर हमें असर पड़ जाएगा, परंतु उसका अल्टरनेट भारत ने पहले ही 5 रोज पहले ही उसका अल्टरनेट अपने उसमें प्रोसेस में ले लिया है। अनुज सर भी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर सर। कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा ईरान के लिए, जो उनके मित्र देश है। हमारा तो फिर भी 1.5 मिलियन बैरल्स वहां से आ रहा है। चाइना का 40% एनर्जी जो है, एनर्जी वहां से गुजर करके आती है, तो वो चाइना उन पर दबाव डालेगा। ये इतना आसान नहीं होता है कि इस प्रकार के जो कमर्शियल रूट्स हैं उनको आप इतनी आसानी से बंद कर दें। उसके अलावा वहां पर अमेरिका के और बाकी देशों के, बिकॉज पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है उसमें, तो वो, और एक नुकसान ईरान को स्वयं होगा, उनका खुद का जो इकोनॉमी है उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट करने वाली है। उनकी तो इकोनॉमी बेस्ड ऑन ऑयल है, अगर उन्होंने अपना ऑयल बेचना बंद कर दिया, निकालना भेजना बंद कर दिया, तो उनके पास क्या, तो ये इतना आसान पहली बात तो बंद करना नहीं होगा, क्योंकि उन पे दबाव आएगा उनके अपने मित्र राष्ट्रों का भी, और दूसरा उनका अपना जो इकोनॉमिक इसमें नुकसान होने वाला है वो भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये मुझे लगता है कि ये धमकी है, और ये थोड़े समय के लिए अगर करा भी तो थोड़े समय के लिए वो बंद करेंगे, और उसके बाद उनको इसको खोलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो मेरी समझ ये कहती है कि ये जो संकट है ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। लेकिन तेल के प्राइसेस में उनसे पूरी तरह से सहमत हूं, तेल की प्राइस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इसकी वजह से। बिल्कुल कर्नल कुणाल आपके पास, क्योंकि देखिए ये युद्ध महज सिर्फ ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन को लेकर के जो है ये युद्ध जो है इसकी शुरुआत हो गई थी, इजराइल ने कह दिया और अमेरिका ने साथ दे दिया। लेकिन अगर हम इतिहास उठा करके देख ले तो ये जो युद्ध है वो है ऑयल को लेकर के, न्यूक्लियर को लेकर के, पावर को लेकर के, और कहीं ना कहीं पावर अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सही बताया। ये सब मैं पहले भी बोल चुका हूं। एक है नैरेटिव और दूसरा है कॉन्कोर्स। नैरेटिव है स्टोरी जो सभी दुनिया को बताया जाता है, और कॉन्कोर्स है उसका एम क्या है। तो हमने इराक से कंपेयर कर रहा हूं। इराक से पहले हमारा नैरेटिव था ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसको खत्म करना है, तो वो सभी को बताया गया है। लेकिन मेन एम जो है कॉन्कोर्स है, जो वो सदाम हुसैन को हटाना है। क्योंकि सदाम हुसैन बोला था कि हम डायरेक्ट अपना पैसे से पेट्रोल बेचेंगे, जैसे यूरोप से होगा तो वो यूरो से खरीदेगा, इंडिया रुपीस में खरीदेगा, रशिया रूबल में खरीदेगा। ये जो पेट्रो डॉलर का अमेरिका का जो कंट्रोल है वो निकलने वाला था, तो ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए सदाम हुसैन को हटाना था। और हमने देखा है अभी रशिया का, इराक का जितना ऑयल है सभी अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। सिमिलरली ईरान में, ईरान को नाउ दे आर गोइंग, सैंक्शन लगाया है 19 से, तो 4-5 साल सैंक्शन लगाने का बाद भी ईरान को हटा नहीं पाया। मेन पॉइंट है रेजिम चेंज करने का, वो है उनका कहानी। ये न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर पावर ये दिखावा है। आप मेरे को एक बात मैं पूछूं, जे फार्दो में 100 मीटर नीचे कंक्रीट का बंकर है, ये किसने बोला है? यूनाइटेड नेशंस में 200 कंट्री है, सिर्फ 2 कंट्री बोला है ये फार्दो में 100 मीटर नीचे कंक्रीट का बंकर है। ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका बोला है। बाकी 200 में 198 कंट्रीज ने, किसी ने कुछ नहीं बोला है। वो अपना ही एम किया है, अपना ही बम मारा है, अपना ही बोल रहा है कि हमने तोड़ दिया है, जो भी है इतने B2 बॉम्बर को खत्म कर दिया है। ये मेन थिंग इज रेजिम चेंज, एंड रेजिम चेंज के लिए वो आयतुल्लाह खुमैनी को
चेंज करना है। सो दैट इज द मेन पॉइंट आई थिंक। कर्नल शिवदान सर, जी कर्नल शिवदान सर, जो बात कर्नल कुणाल कह रहे हैं इसे आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, या कितना आपको ये लग रहा है कि इसमें सही, क्योंकि देखिए कर्नल कुणाल लगातार कल से इस बात को कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन की बात है वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन नहीं है, सिर्फ चेंज करना है रिजीम को, और यही बहुत बड़ी वजह है जो हम भी जानते हैं कि ऑयल, पावर, न्यूक्लियर, ये 3 चीज की पूरी लड़ाई है यहाँ पर। तो आप इत्तेफाक कितना रखते हैं? अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऑलरेडी अमेरिका को फीडबैक दिया हुआ था कि ईरान का जो यूरेनियम है वो इतना इनरिच नहीं हुआ है जिससे बॉम्ब बनाने की स्थिति में पहुंच सके। अभी भी उसको 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा, उसको यदि उसको मौका दिया जाए बनाने के लिए तो 5 से 6 महीने का टाइम लग सकता है उसको इनरिच करने के लिए। तो ये यूरेनियम को, ये एटम बॉम्ब वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इससे एग्री करता हूं कल कुणाल से कि एटम बॉम्ब की जगह वहां पर सत्ता परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन पावरफुल हुआ था इराक में, उसी प्रकार अयतुल्लाह खुमैनी ईरान में पावरफुल हो रखे हैं। और अयतुल्लाह खुमैनी एक धार्मिक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लीडर होने के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं, और उसका जो एक्टिविटीज है वो अनकंट्रोल है। इसलिए अमेरिका बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि अयतुल्लाह खुमैनी को। तो क्या यही वजह है कि इजराइल को इतना सपोर्ट अमेरिका की तरफ से कि आपका मिडिल ईस्ट में एक तो चौकीदार होना चाहिए, और वो चौकीदार इजराइल है? अमेरिका हमेशा हर क्षेत्र में अपना चौकीदार रखना चाहता है। जिस प्रकार से जब रूस और चीन स्ट्रांग थे और रूस अलग एक ग्रुप बना रखा था, तो मैं उस वक्त आपने देखा होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को हर प्रकार की सहायता दी, उसी प्रकार से सपोर्ट किया जिस प्रकार से आज अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो उसको हर क्षेत्र में अपना कोई एजेंट चाहिए जो उसकी जो एक्टिविटीज उनको सपोर्ट करता रहे और उसके प्रभाव को बना के रख सके। इसलिए और अभी आपने देखा होगा कि आसिफ मुनी को बुला के जो लंच कराया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उसका मेन एम यही था, इस लंच में मेन मुद्दा यही डिस्कस किया गया था कि किस प्रकार से ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन कराया जा सके। जी अजय सर, आप जी सर कंटिन्यू करिए सर अपनी बात। ये बिल्कुल क्लियर है कि आसिफ मुनी को लंच के टाइम पर केवल यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि किस प्रकार से पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन किया जाए। जी अजय सर, आपके पास, जी अजय सर आपके पास, क्योंकि आप ये अमेरिका का इतना हेट्रेट वाला जो ये फीलिंग्स है ईरान को लेकर के, वो क्यों है? क्योंकि देखिए कई बार तो हमने देखा है कि तकरीबन 40 साल से उसने कई चीज़ों पे बैन लगा रखा है अमेरिका ने, ईरान ने उस चीज़ को मान लिया, उसके बावजूद इस तरह का एक हेट्रेट हुआ कि अब तो ईरान को पूरी तरह से उसका रिजीम चेंज कर देना। उनके घर में क्या हो रहा है, इससे अमेरिका को क्या मतलब, और अमेरिका कौन होता है सर कि इस तरह से ईरान की घरेलू चीज़ों में या अंदरूनी चीज़ों में जो है वो दखल दे? देखिए, ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई आज से नहीं, बहुत पहले से। मैं आपको बता दूं, जब जापान ने अमेरिका पे जब बम्बार्डमेंट किए थे और उनके ख़ास तौर से काफ़ी नुकसान किया था, उस समय भी ईरान ने जापान का सपोर्ट किया था। उस चीज़ को अमेरिका कभी नहीं बोला। जब हिरोशिमा नागासाकी में जब बम छोड़ा गया था, उस समय भी ईरान ने जापान का सपोर्ट किया था, उसमें बयानात जारी किए थे। इसके अलावा आपको बता दें, अमेरिका की एक आदत है दादागिरी करना। दूसरी, आपको अमेरिका ने यही नहीं, कई जगह अमेरिका ने झूठ भी बोला और उस झूठ का वेरीफाई भी हुआ। जैसे जॉर्डन पे उन्होंने ख़ास तौर से जॉर्डन पे किया, यही नहीं लीबिया पे किया, और अफ़गानिस्तान पे भी सत्ता परिवर्तन की तालिबान पे, और ये बताया कि वहाँ पे वो है परमाणु वो, और साथ में उनके पास रासायनिक हथियार हैं, वो नहीं मिले। यही पोजीशन इराक में भी थी, सद्दाम के उसमें नहीं मिले, ना ही उनके पास परमाणु का था, ना ही उनके पास उसके ख़ास तौर से जो इनका कहना था रासायनिक हथियार। यही चीज़ें ईरान पे कह रहा है। अब ईरान पे ये क्या कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे परमाणु उस पर कर दिया, कोई विकर्ण नहीं हुआ, जबकि आपको बता रहे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा है कोई विकर्ण नहीं हुआ, किसी तरह का कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ। इसके पहले भी इन्होंने यही किया कि हर कंट्री, ईरान ने कोई विस्फोट नहीं, मगर उसकी तैयारी कर रहा था, परमाणु उसकी तैयारी का। आज नहीं, 5 साल बाद ईरान इस पर रेडी होगा। इनका है क्या कि एक नारा दे रहे हैं, और ख़ास तौर क्या दे रहे हैं, न्यू ईरान, डेवलप्ड ईरान और ग्रेट ईरान, और उसमें 60,000 पहलवी के लड़के को ला रहे हैं। ईरान से इनकी चूँकि आज से नहीं, शुरू से खटपट चल रही, और इन मामलों में हर इस देश के पास ये हथियार है, हालांकि आज तक मिले नहीं हैं,
तो इनकी एक बहुत क्लियर कट है दादागिरी है। और एक यही नहीं कि आपको बता रहे हैं कि फार्दो वाली जो बात कही गई है वो भी आप सब लिए कपोल कल्पित है। तमाम चीज़ें अमेरिका खुद जो भी राष्ट्राध्यक्ष या जो भी देश उनके खिलाफ होता है तो मीडिया पे चूँकि उनकी पकड़ है और इंटरनेशनल मीडिया पे है। यही बात आपको बता रहा हूँ, सद्दाम हुसैन का बहुत छोटा सा एग्जांपल बता दें। इंडिया से काफ़ी पत्रकार भी गए थे, इंडिया से काफ़ी पत्रकार गए थे, वहाँ एक बैरक में रखे गए। जब बैरक से बाहर वो हुआ तो कनस्तर बम चल रहे थे, तो ये हुआ कि कनस्तर बम चल रहे हैं, बाहर हम कैसे जाएंगे। तो बैरक के अंदर ही सद्दाम की मूर्ति लाई गई, उसको तोड़ी गई और उसको न्यूज़ बना करके हर एक कंट्री को दिया अमेरिका ने। मजबूरी थी हर कंट्री की दिखलाने की, क्योंकि बाहर कनस्तर बम चल रहे थे। सद्दाम की मूर्तियाँ नहीं तोड़ी गई थी इराक में। तो ये है कि अमेरिका का कई जगह अमेरिका जैसे फार्दो वो अपने कपोल कल्पित जो भी ले आते हैं उसको पूरी दुनिया मानती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिए कि परमाणु बम उन्होंने नहीं, अगर होता ऐसा तो मालूम होता, मगर परमाणु बम के करीब थे, करीब थे। ये इजराइल की चिंता थी, इजराइल ने ऐसा क्या किया। ग्रेट ईरान कह दिया और यही बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह से ये हमले हो रहे हैं यहाँ पर, कि ग्रेट ईरान बनने की तैयारी में हम जो है लगे हुए हैं। हाँ, ईरान की एक चूंकि कमजोरी है, जब भी इस तरह का नारा लगा है तो ईरान में इसके पहले भी जब आयतुल्लाह खुमैनी साहब आए थे तो भी ये नारा लगा था ग्रेट ईरान। इसके पहले साल जब पहलवी में लगा, इसके पहले भी लगा, यही नहीं तैमूर लंग के समय लगा। वहाँ के जो लीडर थे कि ईरान जो है एक ग्रेट मतलब एक महान उस पर बने। तो ईरान चूँकि पुराना देश रहा है और बहुत ही कल्चरल देश है, उसके पास दजला फरात की सभ्यता है, इसमें कोई शक नहीं। एक इतिहास रहा, भारत का एक हिस्सा था, पारसी लोग वहीं पे, माँ कौशल्या भी ईरान की थी, माँ कौशल्या भी ईरान भारत का एक अंग था, आर्य वहीं से थे। तो कुल मिला के आर्य वहाँ की सभ्यता बहुत पुरानी है। तो ये द ग्रेट ईरान की ग्रेट ईरान था, मगर आज की डेट पे नहीं है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात है, उस चीज़ को बचा के नहीं। अनुज सर, हम देखिए अब मिसाइल की बात पे आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान ने अपने सबसे जो मतलब ताकतवर एक जो बम है, मिसाइल है, खैबर मिसाइल, उसका इस्तेमाल किया है और अब कहीं ना कहीं जाकर के वो जो एक कोई ठिकाना है उस पर हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी उसमें हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से सफलता उसे नहीं मिल पाई है। हम देख रहे हैं इजराइल की तरफ से वो हमले हो रहे हैं तो उनके न्यूक्लियर साइट्स पर उनके कई साइंटिस्ट को, उनके कई कमांडर्स को जो है वो मार दिया गया। इसके साथ अमेरिका ने भी वही किया है। क्या ऐसे में खैबर मिसाइल भी यहां पर ईरान का ये फेल, और 11 दिन में भी अगर आप सही से इजराइल को जो है, क्योंकि बहुत छोटा सा देश है, अगर आप चाहें तो उसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप सबक सिखा सकते हैं, लेकिन अगर 11वें दिन भी ये चीज नहीं हो पा रही है तो ईरान क्या फेल है अपने स्ट्रैटेजी में? किरण, मैं आपको एक बात साफ बताना चाहता हूं। मेरा मिलिट्री माइंड जो थिंकिंग है वो ये होती है कि अगर आपका देश छोटा है तो आपको उसकी सेफ्टी करने में भी उतनी आसानी होती है। हालांकि जो उसके ऊपर हमले होंगे तो उससे तो असर होगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 40 बैटरी है थार्ड की, तो अगर आपको ईरान जैसे शहर देश में लगानी पड़ेंगे तो वो पता नहीं गुम हो जाएंगे, कहां कहां लगाएंगे आप। और अगर वही 40 बैटरी थर्ड की आपके पास इजराइल में है तो पूरा इजराइल कवर हो जाएगा। तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरे इजराइल को बहुत भली भांति कवर करता है। उनका सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक फेंस है, सीमलेस एयर डिफेंस सिस्टम है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, और ईस्ट वेस्ट तो वैसे ही पतला सा ईरान है। तो मेरा ये मानना है कि जो ईरान की जो फेल नहीं हो रही है, वो अपने टारगेट पे पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर वो असर नहीं डाल पा रही है। एक तो बात मैं बताता हूं कि जो मिसाइल से अटैक्स होते हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। वो इतनी दूर से आप देखिए मिसाइल चल करके और वहां से, और पहले ऊपर जा रही है, फिर वहां से 1500 किलोमीटर चल के यहां आ रही है। उस जबकि जो एयर अटैक होता है, आप अपना हवाई जहाज वहां ले गए और हमला वहां किया जहां पर कि आपको मिसाइल सिटी है, जहां पर कि आपको मालूम है उनके मिसाइल का प्रोडक्शन सेंटर है या उनके लॉन्चर्स वहां पर रखे हुए हैं। तो ये वजह होती है कि जब अगर आपके पास इस प्रकार का जब नॉन कॉन्टैक्ट वॉर होता है किरण, जब आप इतनी दूर दूर हैं, तो एयर डोमिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर होता है। और आज की परिस्थिति में अमेरिका और इजराइल के पास मिलाकर के ईरान के एयर स्पेस पे पूरा कंट्रोल है। आज
इजराइल का कोई भी हवाई जहाज कहीं भी जाकर के इम्यूनिटी के साथ वहां पर फायर कर पा रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी कम है, लेकिन मिसाइल का इफेक्ट इसलिए कम है कि वो इतनी दूर से वो वहां पर आए तो उनको इंटरसेप्ट करना बड़ा आसान हो जाता है और उनको उनके एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। आपको असर वहां पर कम दिख रहा है। लेकिन ये बात भी मैं बता देना चाहता हूं इसी सांस में कि इजराइल में शायद इतिहास में पहली बार इतना डेवास्टेटिंग नुकसान हुआ है। उनके बड़े शहरों में, तेल अवीव में, हाइफा में और भी कई अन्य शहरों में बहुत नुकसान हुआ है। अब लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है, जो हम पहले वाली बात कर रहे थे उसके लिए मैं दो बातें बताना चाह रहा था उस समय भी, वो ये है कि अमेरिका का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य अमेरिका का, मैं मानता हूं कि उन्होंने इराक में कुछ और किया था, कहीं और कुछ और किया था, कहीं और कुछ और किया था, लेकिन ईरान के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली बात तो ये है कि वो ईरान को समझते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट में चीन और रूस के लिए एक गेटवे का काम कर सकता है। ये बात मैंने पिछले 3-4 दिन में कम से कम 2-3 बार आपके चैनल पे कही है। तो गेटवे का जब काम कर सकते हैं तो वो चीन और रूस को चेक करने के लिए वो ईरान के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं कि ईरान में जो रेजिम हो वो अगर प्रो अमेरिका नहीं भी हो तो कम से कम एंटी अमेरिका ना हो। ये उनका मेन मकसद है। तो वो इस वहां पर, क्योंकि आज की तारीख में 19 उनके बेसिस हैं, वो पूरा कंट्रोल है उनका मिडिल ईस्ट के ऊपर। तुर्की जैसे देश, उन्होंने खुल करके अभी भी ईरान के समर्थन में बात नहीं करी है। तुर्की नाटो का सदस्य बन चुका है, सऊदी अरब अमेरिका के साथ है, जॉर्डन अमेरिका के साथ है और बहुत सारे देश अमेरिका के साथ है। उसकी मैं एक वजह बताना चाहता हूं किरण, बहुत जल्दी से बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि ये देश समझ चुके हैं कि सिर्फ टेररिज्म और तेल से वो जिंदगी भर आने वाले 1000 सालों तक नहीं रह सकते। अगर उनको डेवलप करना है, उनको आगे बढ़ना है, तो उनको पूरे दुनिया के साथ इंटेग्रेट होना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा और इसलिए उनको सही लोगों के साथ सही अलाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। आप कट्टरवाद के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। तो लेकिन ऐसे से पाकिस्तान का भी फिर कुछ यहाँ पर जो है इलाज होना चाहिए। जिस तरह से शिवदान सर बहुत जल्दी से अपनी बात को रख दीजिए, आप हाथ उठाए थे। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि इजराइल और ईरान में जो आप डिफेंसिव बात कर रहे हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, उसने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया इस लड़ाई के अंदर। आपको पता होगा कि मोसाद जो है वहां पर ड्रोन्स भी स्मगल करके पहुंचा दिए थे ईरान के अंदर और उन ड्रोन्स को फायर करके उनके एग्जैक्ट ठिकानों पर। माफ कीजिएगा सर, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त यहाँ पर देने के लिए। ईरान इजराइल के इस महा कवरेज में आपने अपने तमाम बातों को जो है रखा और समझाने की एक कोशिश की है।